हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है पाताल। कभी कभार हम जिंदगी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में बहुत लंबे फंस जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही घटना के ऊपर आधारित है। हमारी कहानी का पात्र है निहार। निहार एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का है जो 19 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर शहर आ गया था नौकरी की तलाश में। कुछ दिनों बाद उसे एक स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई और उसके बाद वहां पर देखते ही देखते 7 साल बीत गए और वो सुपरवाइजर के पोस्ट तक पहुंच गया। 30 की उम्र में उसकी शादी हो गई और 35 की उम्र तक उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन जैसे ही वो 36 का हुआ उसके बाद उसे उस घर में, उस नौकरी में, अपनी जिंदगी में घुटन सी महसूस होने लगी। वो चाहता था कि उसका खुद का एक घर हो। और जब ये बात उसने अपने कंपनी के मालिक दीनदयाल बाबू से कही तो दीनदयाल बाबू बहुत खुश हुए। दीनदयाल बाबू अपने कंपनी के हर एक कर्मचारी को अपने परिवार की तरह देखते थे। इसलिए उन्होंने उसके कंधे पर झट से हाथ रखा और कहा कि वो उसे पूरी तरह आर्थिक सहयोग करेंगे। लेकिन समस्या ये था कि कोई ढंग का प्रपोजल मिल ही नहीं रहा था। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट के चक्कर लगाने के बाद भी उसे उसका मनपसंद घर नहीं मिला। निहार जितना जल्दी हो सके उस किराए के मकान को छोड़ अपने खुद के घर में शिफ्ट होना चाहता था और इसी बात ने उसके मन में बेचैनी बढ़ा दिया। एक रोज उसके कंपनी में समर्थ कुमार नाम के एक आदमी ने बतौर इंजीनियर ज्वाइन किया। निहार की उससे अच्छी दोस्ती हो गई और उसे दोस्ती करके पता चला कि वो बहुत जुगाड़ू आदमी है। समर्थ हमेशा शॉर्टकट की बात किया करता था। उसकी बातें उसकी हरकतों में भी झलकती थी। पता नहीं कैसे, मगर एक रोज समर्थ को कहीं से एक घर के बारे में पता चला तो उसने निहार को आकर खबर दिया। निहार उसके साथ घर देखने गया और पहली झलक में ही उसे वो घर पसंद आ गया। उसने अब की बार आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना जल्द से जल्द सौदा पक्का करने का निर्णय लिया। उसे लगने लगा कि शायद जिंदगी में पहली बार उसने कोई समझदारी का काम किया है और वो था समर्थ जैसे इंसान से दोस्ती। समर्थ समर्थ निहार को हमेशा स्मार्ट वर्क करने के लिए कहता था। बड़े बड़े शिल्पपति और उद्योगपतियों की लिखी हुई किताब के बारे में बोलता था। उसकी बातों से इतना तो साफ था कि वो कम समय में बहुत पैसा कमाने का हुनर रखता था। अब एक ही कंपनी में 13 साल से नौकरी करते करते निहार ऊब गया था। वो भी आगे चलकर अपना कुछ करना चाहता था। धीरे धीरे वो भी इन किताबों को पढ़ने लगा और समर्थ से पूरी तरह प्रभावित होने लगा। दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया। निहार ने अगले 4 दिन बाद कंपनी में इस्तीफा पत्र दे दिया। दीनदयाल बाबू उसके इस फैसले से आहत हुए। अपने कर्मचारियों को वो अपना परिवार समझते थे और इतने सालों से जुड़ा हुआ कोई अगर उनसे जुदा हो रहा हो तो बुरा लगना लाजमी था। लेकिन इससे भी ज्यादा आहत होने का कारण था निहार का बदलता स्वभाव। जब उन्होंने निहार को नई कंपनी के बारे में पूछा, सर आई वांट टू रिजाइन। क्यों? कहाँ जाओगे? सर मुझे नहीं लगता मुझे आपको सारी बातें बतानी चाहिए। दीनदयाल ने समर्थ के साथ निहार की बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर अनुमान लगा लिया था कि शायद ये आइडिया समर्थ का ही है। उन्हें समर्थ शुरू से ही ठीक नहीं लगता था, इसीलिए उसके साथ वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच रखते थे। उन्होंने अपने तरफ से निहार को आगाह भी किया, मगर उनकी बातें अब निहार को अच्छा नहीं लग रहा था। निहार को लगने लगा कि जैसे उसके काबिलियत से हमेशा कम ही आंका है दीनदयाल ने उसे। उसने भला बुरा कहा और रिजाइन लेटर थमाकर निकल गया। उस दिन के बाद दीनदयाल और निहार के रास्ते अलग हो गए। इस घटना के करीब 1.5 साल बाद उनकी मुलाकात हुई और जिस हालत में तब निहार था, ऐसा कभी हो भी सकता है दीनदयाल ने सोचा भी नहीं था। कौन? सर 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 मुझे बताइए सर, मुझे बताइए सर, सर 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 प्लीज सर, सर बता लीजिए सर, मुझे सर बता लीजिए सर, बता लीजिए सर। निहार अकेले अपने ही फ्लैट में नशे में धुत पाया गया।
दीनदयाल को सामने देख बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ था कि निहाल की यह हालत हो गई थी? दीनदयाल समझ नहीं पाए। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि निहार की पत्नी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। 4 महीने तक दोनों ने किसी मैरिज कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, मगर फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। निहार की मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ चुका था कि वो डिप्रेस्ड रहने लगा था, नशे का सहारा लेने लगा था। दीनदयाल को बहुत बुरा लगा। वो निहार को अपने बरसों पुराने मित्र अजय सक्सेना जी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास लेकर गए। निहार को उन्होंने तसल्ली दिया कि अगर वो उस साइकेट्रिस्ट का सेशन रेगुलर अटेंड करेगा तब वो उसकी पुरानी जिंदगी और नौकरी दोनों लौटाने में उसकी मदद करेंगे। निहार उनके इस प्रस्ताव से राजी हो गया। कुछ सेशन अटेंड करने के बाद दीनदयाल को अपने मित्र अजय से पता लगा कि कुछ तो है जो निहार सब कुछ छुपाता है। कोई ऐसी बात तो है जो निहार को बहुत चुभ रही है, मगर उसके बारे में वो खुलकर बात करता ही नहीं है। कैसे हो निहार? I'm fine, sir. तो तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? जवाब दो बेटा। बोलो निहार। आखिर पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ था? समर्थ का तो उन्हें पहले से पता था कि एक ना एक रोज अपने शॉर्टकट के चक्कर में वो निहार को जरूर फंसाएगा, मगर सिर्फ ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती थी कि निहार की पत्नी डाइवोर्स फाइल करे। दीनदयाल निहार की पत्नी से मिले तो उन्हें पता चला कि निहार बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। उस घर में शिफ्ट होने के बाद 3 महीने तक सब कुछ ठीक चला, मगर उसके बाद धीरे धीरे निहार रात रात भर गायब रहने लगा। वो कहाँ जाता था और क्या करता था इस बारे में वो कभी नहीं बताता था। समर्थ के साथ शुरू किया हुआ स्टार्टअप ठप हो चुका था और समर्थ कहीं गायब हो गया। उसके बाद सारा दारोमदार निहार के ऊपर आ गया। जिस वक्त उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए था, तब वो दिन दिन भर कहीं गायब रहने लगा। जितनी बार भी निहार की पत्नी ने उसे इस बारे में पूछा, निहार ने बात को टाल दिया और धीरे धीरे इसी कारण से उनके बीच बहस होने लगी। उसे लगा शायद उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, तो उसने शादी तोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन निहार ने खूब मिन्नतें की और दोनों मैरिज कंसल्टेंट के पास जाने लगे। तब जाकर पता चला कि आखिर निहार कहाँ गायब रहता था। दरअसल निहार अपने ही घर के गोडाउन में रहता था, मगर वहां क्या करता था ये किसी को नहीं पता। गोडाउन को उसने इस तरह लॉक कर रखा था कि कोई चाहे तो भी नहीं जा पाएगा। 4 महीने कंसल्ट करने के बाद भी जब निहार ने उस गोडाउन के राज को राज रखा, तब उसकी पत्नी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। अपने दोनों बच्चों के साथ वो वापस मायके चली गई। दीनदयाल कुछ समझ नहीं सके। आखिर ऐसा क्या था उस गोडाउन में और क्या छुपाना चाहता था वो? उन्हें पता था कि अगर वो इस बारे में निहार से पूछेंगे तब भी वो कोई जवाब नहीं देगा। कुछ तो जरूर था जिसने निहार को अपने वश में कर रखा था, और यही राज ही उसके सबसे बड़ा डर बन चुका था। निहार इतना डरने लगा था कि अब उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगे। ये आवाज किसी भूत या प्रेत का नहीं, बल्कि प्रशासन की आवाज होती थी। अगले 4 महीने डॉक्टर अजय सक्सेना से कंसल्ट करने के बाद उसने इतना ही बताया था कि उसे सरकार से डर लगता है, और तो और हर सरकारी कर्मचारी से भी डर लगता है। दीनदयाल को लगा कि निहार ने कुछ गलत काम किया है और शायद उसी के कारण अब वो पकड़े जाने के डर से पागल हो चुका है। लेकिन ऐसा क्या था, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। 1-2 बार निहार को बातों में उलझाकर उस स्टोर रूम की चाबी मांगने की कोशिश की, मगर निहार ने कभी नहीं दिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। निहार की पत्नी, उसके बच्चे, उसकी खुशहाल जिंदगी, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ बचा हुआ था वो फ्लैट जिसे पहली बार देखकर ही खरीदने का फैसला कर लिया था उसने। वो फ्लैट उसका ऑब्सेशन बन चुका था और होना लाजमी था। आखिर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था उसने। एक रोज उसी स्टोर रूम में बेहोश हालत में निहार पाया गया। दीनदयाल को निहार के किसी पड़ोसी से फोन आया, क्योंकि उस शहर में उसका अपना और कोई भी नहीं था।
दीनदयाल उस रोज जब निहार के स्टोर रूम पहुंचे तब उन्हें वो राज पता चला जो निहार इतने दिनों से छुपा रहा था। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया। जब निहार को होश आया तब दीनदयाल उसके सामने थे। उन्होंने उसे उसके स्टोर रूम की चाबी पकड़ाई और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा राज अब मेरा भी राज है, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस आराम करो। इतना सुनकर निहार सुकून की नींद में सो गया। दरअसल उस स्टोर रूम में निहार कई महीने से खुदाई करता था और खुदाई करते करते उसे उसके नीचे एक तेल का कुआं मिला। उसे पता था कि ऐसी हालातों में सरकार जमीन ले लेती है और बदले में कंपनसेट कर देती है, लेकिन निहार उस घर को हरगिज नहीं छोड़ना चाहता था। वाकई में वो घर उसका ऑब्सेशन बन चुका था। घर के नीचे तेल का कुआं है, इस बात की खबर घर बेचने वाले को जरूर होगी, मगर निहार ने आगे पीछे कोई विचार ना करके जल्दबाजी में खरीद लिया था। यही था उसके लिए शॉर्टकट का नतीजा। उस रोज के बाद निहार को किसी ने नहीं देखा। कहते हैं अगले ही रोज वो अस्पताल से कहीं गायब हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।